कल जनाब दो आला शख्सियात की हुई, उसकी वीडियो ऑडियो लीक सामने आई है। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा प्रेशर करा रहे हैं आपके साथ, जिनसे हमारा पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या सराई कर रहे हैं, वह गुमान पैदा कर रहे हैं या जो मर्जी कर रहे हैं, उसके जवाब के हम नहीं हो सकते। आप इस ऑडियो को तस्लीम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं? सलमान साहब कि इमरान से आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। आपके डिसीजन लेने की वजह से खान साहब हीरो बन गए और आप लोग एक ऐसे नहज पर आ गए कि महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। कि महंगाई को कंट्रोल करना है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेने होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में और मैं हूं आपका मेजबान जनाब सलमान मिर्जा। जनाब वाला, आज सूरत हाल काफी ज्यादा गहमा गहमी की रही। आज खिताबात हुए, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया, मरीम नवाज साहिबा ने भी खिताब किया और तहरीक इंसाफ के सरबरा और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी खिताब किया। खान साहब के खिताब की जो अहम बात थी वो यही थी कि जनाब मैं इस चोरों की हुकूमत को तस्लीम करने को कभी भी तैयार नहीं हूंगा, मेरी तैयारी भी जारी है और मैं मुकम्मल तैयारी के साथ आऊंगा। ये बात वो 2 से 3 दफा कह चुके हैं और जनाब उस वक्त ये इन्होंने बात बोली है कि किस तरीके से सारा उनको रोकने की कोशिश की गई, किस तरह से उनको रोका गया, लेकिन उसके बावजूद सारा मामला जो था वो अपनी जगह था। और अभी मैं पार्लियामेंट में जाने का सोच नहीं रहा, लेकिन मैं अवाम के अंदर जाने की तैयारी कर रहा हूं। खान साहब भी कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे और खिताब में उन्होंने कई ऐसी बातें की जो माजी में कह चुके हैं, लेकिन उसमें एक बात यह थी कि जो लोग ये सोच रहे हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं, जो लोग ये मान के तस्लीम कर रहे हैं कि खान साहब की किसी से कोई डील हो गई, तो ऐसी किसी डील का उन्होंने एक बार फिर से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं आवाम को मोबिलाइज करूंगा। शायद पहले मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, शायद मैं उस तरह से तैयार नहीं था, शायद उनकी सोच के मुताबिक हुकूमत इतना ज्यादा रियासती मशीनरी इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन अब जब मैं आऊंगा और जब मैं कॉल दूंगा तो मेरी तैयारी मुकम्मल होगी। इन तमाम चीजों पर जनाब बात करेंगे कि खान साहब क्या करने जा रहे हैं, क्या पार्लियामेंट में भी उनकी वापसी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने फैसला भी किया है कि जो सारी सूरत हाल हुई उनके लॉन्ग मार्च के दौरान, उस वक्त उन्होंने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या मुझे एहतजाज करने का हक हासिल है या नहीं। इसी पर मजीद बात करेंगे। अब्दुल कयूम साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहरमन तंगी साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सर थैंक यू फॉर योर टाइम। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, अब्दुल कयूम साहब, सर ये बताइएगा, ये जिस तरह से एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई, 3.5 साल खान साहब की हुकूमत थी, आप लोगों ने भी एहतजाज किया, मौलाना फजल रहमान वहां पर धरना देने भी गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, लेकिन इतनी बर्बरियत का मुजाहरा माजी में देखने को नहीं मिला। आपको नहीं लगता सर इस चीज से बचा जा सकता था? या देखें, ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब की अपनी है। उन्होंने वो हाइप क्रिएट की, फिर खूनी मार्च का जिक्र किया, फिर ये कहा 20 से 30 लाख लोग लेके आएंगे और मैं उठूंगा नहीं जब तक कि हुकूमत नहीं जाएगी। तो वो सारे गैर आइनी सिलसिला था ना। आप कैसे आके यलगार करके तो हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि वो सरेंडर करे और असम्बलियाँ तोड़े और सरे तस्लीम खम करे। तो दैट इज़ द रीज़न कि लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए देखें, अगर तो वो कहीं एक जगह इंतखाब करके बाहर अपना वो प्रोटेस्ट करते तो वो उनका आइनी हक है, लेकिन जब वो कह रहे हैं मैं अंदर आऊँगा डी चौक पे, और माजी का तजर्बा ये दिखाता है कि वो अंदर गए और अंदर जाके उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट का घेराव हो गया, पार्लियामेंट के अंदर कोई नहीं जा सकता था, जजेस बैक डोर से गए, एसएसपी को मारा, तो वो शोर नहीं था। देन देखिए, हुकूमत वक्त के कंधों के ऊपर मिर्ज़ा साहब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ सारी एम्बेसीज़ हैं रेड जोन में, पाकिस्तान के वक़ार की बात है, तो एक आइनी हुकूमत है, ये कोई मार्शल लॉ तो है नहीं, मुल्क के अंदर आइन भी है, जमहूरियत भी है, और अल्लाह का करम है कि कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, और ये आइन के तरीके से आई है और इसको आइनी तरीके से ही हटाया जा सकता है। तो अब जब इमरान खान साहब उस हाइप क्रिएट करेंगे कि छोड़ूंगा नहीं, मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा, तो दैट इज़ वाई हुकूमत ने अपने स्टेप्स लिए। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक एक बताई हुई जगह के ऊपर अपना जलसा करना चाहें, जैसे पहले पूरे पाकिस्तान में वो करते रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह, हर जगह पे उनको साइट मिला, वो अपना जोर लगाएं, पूरा करें, अपनी बात करें।
लेकिन हवा के घोड़े पे सवार होके ये कहना कि एक हुकूमत जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है उसको आप ब्लैकमेल करेंगे और डिक्टेट करेंगे, तो उन्होंने भी सियासत करनी है इसी मुल्क में। और दूसरा, आज अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं और इंटरम गवर्नमेंट आती है और IMF वाले या बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारे सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं जब तक कि कोई परमानेंट हुकूमत ना आए, हमें परमानेंट पॉलिसी का पता न लगे, हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या मुल्क इसका मुतामल हो सकता है? तो इमरान खान साहब के लिए जो आपने अपने इंट्रो में कहा, बेस्ट बात यही है कि पार्लियामेंट में आ जाएं, वहाँ लेजिस्लेशन में हिस्सा लें। ठीक है सर, शमत कुरैशी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया सर, मैं उनको शामिल गुफ्तगू कर लेता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा सर कि इन तमाम रुकावटों के बावजूद खान साहब आ तो गए, फिर उन्होंने खुद ही कर दिया था। शमत कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला तो कर लिया है, मोबिलाइज भी आवाम को कर रहे हैं, आपने कहा है कि हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और अब मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे, पार्लियामेंट वापस जाने का भी आने का भी ऑप्शन है सर आपके पास? देखिए, हमारा ऑप्शन है नए इंतखाबात का हसूल, और उसके लिए हम तगोदो कर रहे हैं। हमारा जो मार्च था वो भी इंतखाबात के लिए था, और इंतखाबात के लिए अगर हुकूमती जो लोग हैं, अगर उस पर वो आमादा होते हैं या उस पर कोई अंदिया देते हैं, तो फिर उनके साथ बैठ के बात हो सकती है। लेकिन हम समझते हैं वाहिद हल जो है इस सारे मसले का, मुल्क में जो इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, उसका हल जो है वो नए इंतखाबात हैं। उन इंतखाबात के अलावा हमारा और कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है सर, शाह साहब एक मेरे साथ मौजूद रहेगा क्योंकि एक अहम मसला कल से सर उठाया हुआ है। कल जनाब दो आला शख्सियात की मामूल हुई, उसकी वीडियो ऑडियो लीक सामने आई है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क़यासराइयाँ की जा रही हैं, मफरूज़े किए जा रहे हैं, और इन्हीं क़यासराइयों में एक रद्द-ए-अमल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया है, और उन्होंने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत और ख़ुद को बचाने के लिए NRO मांगा है, जबकि मामला यह है कि मुबैना ऑडियो लीक है, एक सियासी मुखालिफ है और दूसरी कारोबारी शख्सियत है। खान साहब, इमरान खान साहब का नाम इस ऑडियो लीक में, मुबैना ऑडियो लीक में कहीं वाज़ेह तौर पर नहीं लिया गया। दोनों शख्सियात मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात में पहले ही नामजद हैं, और मुल्क की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उनके लीडर के हवाले से बज़ाहिर बातचीत है, और ये जो तासुर कायम किया जा रहा है, मैं इस पर आपसे सवाल करूंगा, लेकिन पहले ऑडियो सुन लें, फिर ज़्यादा मजा आएगा बात करने में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत सर? बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे, तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा रहे हैं आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नजर में बात। शाह साहब, ऑडियो सुनी आपने? ये बज़ाहिर तो जरदारी साहब हैं और दूसरी कारोबारी शख्सियत है, और उन्हीं की आवाज़ लग रही है। आपने पैचअप कराने के हवाले से कोई राब्ता किया था? देखिए, सुन लीजिए, पहली बात है कि जो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ है, इस पर वाजे उन मौक़िफ़ दे चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में, इसको मैं भी मुस्तरद कर चुका हूँ। ये बेबुनियाद बात है, ना हमारी ये पॉलिसी है, ना हमारी सोच है, ना हमारा राब्ता है, ना हमारी ख्वाहिश है। अच्छा, अगर दो शख्सियात जिनसे हमारा पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या सराई कर रहे हैं, वह गुमान पैदा कर रहे हैं, या जो मर्जी कर रहे हैं, उसके जवाब के हम नहीं हो सकते। हम बिल्कुल क्लियर हैं, हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। ये जो दोनों पार्टीज हैं, चाहे PMLN है या PPP है, वो आपस में मिले हुए हैं, आपस में मिलजुल कर वो आप देख रहे हैं कि एहतसाब के अमल से किनारा कशी इख्तियार कर लिए, जो उन्होंने 24 के लगभग तरामीम कर दी हैं, उस सारे एंटी करप्शन ड्राइव को उन्होंने मलिया मेड कर दिया है, डिसफंक्शनल कर दिया है। हम उसको भी चैलेंज करने जा रहे हैं। तो इसमें कोई हकीकत, कोई इसमें सदाकत नहीं है। तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर ऐसी गुफ्तगू को, ऐसी ख्वाहिश को मुस्तरद कर चुकी है। ठीक है, तो सर आपको लगता है ये साजिश है, एक साजिश जिसकी वजह से आप कहते हैं कि आपकी हुकूमत चली गई, अब आपको लग रहा है ये दूसरी साजिश तैयार की जा रही है आपके खिलाफ?
क्लियर नहीं है, जरा ऊंचा बोलिए, आपकी हार्डली में सुनाई दे रही है बात। ठीक है शाह साहब, मैं कह रहा हूं एक साजिश जिसका आपने जिक्र किया था कि आपकी हुकूमत चली गई, वो साजिश थी, अब आपको लग रहा है ये एक और साजिश है आपके खिलाफ? ये देखिए, ये है कंफ्यूजन पैदा करना। गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है, उनकी सफों में रब्त नहीं है, वो इस किस्म के गुब्बारे छोड़ते रहते हैं। फेक न्यूज जो है इस किस्म की वो छोड़ी जाती है लोगों में कंफ्यूजन पैदा करने। कभी पैदा कहते हैं, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कहते हैं कि जी ये असेंबलियों में वापस आ रहे हैं, कभी कहते हैं वो हमसे राब्ते कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि जो हुकूमत का एलाय है, जो इलेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ, उसके साथ पींगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद और ये गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा या है, और इसमें कोई हकीकत, इसका कोई वजन नहीं है। और जो इमरान खान को समझता है, जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी समझता है, वो इस पर इसको कोई अहमियत नहीं देता। ठीक है सर, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल खान साहब ने कहा मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन इलेक्शंस के हवाले से बात की जाए, और फिर 7:30 पौने 8 बजे ये तमाम चैनल्स पे चलनी शुरू हो गई ऑडियो। आपको लगता है ये मुज़ाकरात की बात के बाद ये ऑडियो लीक की गई है किसी की जानिब से और ये मफरूजा बनाया गया? यही तो खेल है, यही तो नाटक है। इसी तरह तो खूबसूरती से खेला जाता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। खान साहब कह नहीं, हमारी पॉलिसी है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, इंतखाबात का हसूल, शफाफ इंतखाबात हमारी मंजिल है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए अगर कोई तैयार है तो हम हमारा ना कोई राब्ता है, ना कोई इरादा है, ना कोई बैठक है। इन फ्यूचर भी कोई नहीं है, इसके अलावा इलेक्शंस के अलावा कोई बात का रास्ता नहीं है, कोई बातचीत का? जी हेलो, इन फ्यूचर भी नहीं हो सकता सर मुज़ाकरात का रास्ता? भाई मेरी बात समझे नहीं है, मैं आप इतना वाज़ेह अर्ज कर रहा हूँ। इंतखाबात पर बात करना चाहते हैं, आज गवर्नमेंट कहे कि हम इंतखाबात असेंबलियां डिसॉल्व करने के लिए और इंतखाबात के लिए तैयार हैं, हम बैठने को बात करने को तैयार है। इंतखाबात पर वो नहीं आ रहे और इंतखाबात से फरार उनकी पॉलिसी है। जैसे वो कह रहे हैं अगस्त 2023 का, जैसे कि मरियम मोहम्मद साहिबा ने कहा। अच्छा, गालिबन हमारा राब्ता शाह साहब से मुनक़ता हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा जो ऑडियो लीक सामने आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की और अब उन्होंने 12 इस बात की तरदीद कही है। अब्दुल कयूम साहब ये बताइएगा सर, ये ऑडियो लीक के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? और अभी तो इसका फॉरेंसिक भी नहीं हुआ, अभी तो इसकी तस्दीक भी नहीं हुई। आपको नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम है वो, काफी जल्दी कर दी इस पर रिएक्ट करने के लिए? देखें, मुल्क के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है ना। इससे पहले ये तो अभी ऑडियो आई है ना, इससे पहले ये खबर आ चुकी थी कि पीपल पार्टी को इन्होंने एंगेज किया था और कन्विंस किया था। ये खबर तो पहले आ चुकी थी, अभी तो सिर्फ उसकी वो वीडियो ऑडियो टाइप आई है। नंबर 2, इन्होंने सारा कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी से पहले हर इत्तेहादी के पास भी गए, MQM के साथ, दूसरा तीसरा PMLQ, बाकी बलूचिस्तान वाले, तो वो उन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी और फिर एज ए लास्ट डिच एफर्ट ये हो सकता है कि ये हो। दूसरी आपकी बात ठीक है, फोरेंसिक भी होना चाहिए जो है, लेकिन अभी चूंकि ये बिल्कुल एट दी फेस ऑफ इट ये नज़र आता है और जिस तरह की सियासत खान साहब करते हैं उसका स्टाइल भी यही है कि शोर शराबा ज़्यादा करना, बढ़ के मारना, और फिर अपनी नालायकी की वजह से अपने हाथ में एक आई हुई हुकूमत जो उनको हर तरह से मदद करके तो वो मिली, उसको भी आप नहीं रख सके। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली स्टेट्समैनशिप तो एक दूर की बात है, खान साहब जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर के मायार पे भी नहीं उतरते। उसकी वजह सियासत का जो आप जिक्र कर रहे हैं ना सर, तर्ज सियासत में तो वो जरदारी साहब को कहते थे बंदूक की निशिस्त पर है, आप बंदूक की निशिस्त का वो जिक्र करते थे। आपको लगता है कि ये वाकई में ऑडियो हुई होगी? और दूसरा सर, ये आपको लगता है कब की है? ये अदम एतमाद से पहले की है अगर है तो?
जी देखिए, आई एम श्योर कि ये अदब इत्माद से पहले की होगी ना, जहाँ वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ तावन कर जाएं। लेकिन ये सारे जो है ना, ये स्पेकुलेटिव है, ये सारी अजम्पशंस हैं। द फैक्ट इज़ के दो बंदों के दरमियान गुफ्तगू सामने आई है, इसको ओके या रिजेक्ट जो है वो वही दो बंदे कर सकते हैं जिन्होंने किया। पहली बात तो ये है। और दूसरा ये है कि फोरेंसिक हो जाए या जो भी हो, लेकिन आपने देखा तहरीक इंसाफ का ट्रेंड यही है ना कि हमने ना इनको मानना है, ना कानून को मानना है, ना अदालतों को मानना है, ना इलेक्शन कमीशन को मानना है। तो हमें तो हुकूमत चाहिए और आप बंदूक की नोक पे आपको हटाना है। ये कोई पॉलिटिशियन करता है कि मेरी बंदूक की नोक पे फलाना लीडर है जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री रहा हो। ये चीज़ें अच्छी नहीं है और ये कभी भी हेल्प नहीं करती है। आई एम श्योर शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे मंजे हुए जो सियासतदान हैं वो समझते हैं, लेकिन वो सारे भी मजबूर हैं, बिकॉज वो तो मुंह से बात निकली हुई और बंदूक से निकली हुई गोली जो है लेकिन तरदीद कर दी उन्होंने। आती तो चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ले लेते हैं सर, उसकी इम्प्लिकेशंस होती हैं। बैरामन तंगी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऐसी कोई बात हुई है पार्टी के अंदर, ऐसे कुछ मामलात हुए हैं, कुछ डिस्कशन हुई थी कि खान साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई राब्ता वगैरह किया गया, कोई इतलात आई आपके पास? थैंक यू सलमान साहब। सबसे पहले मुझे आप अगर 2 मिनट दे दें तो मैं सर 3 मिनट है आपकी बात, कमेंट्स पे मैं बात करूं। देखिए, शाह महमूद कुरैशी मेरे भाई ने, मेरे कुलीग ने उनको सीजन पॉलिटिशियन कहा, लेकिन शाह महमूद कुरैशी एक वजारत का आदमी है और जिस वजारत के लिए उसने जो कुछ किया है, पीपल्स पार्टी से इनकार किया, फिर मिन्नतें कर रहा था और फिर जरदारी साहब के पाँव में बैठा, लेकिन उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और फिर ये मियाँ साहब के पास चले गए। मियाँ साहब को कहा कि मुझे आप इतने टिकट दे दे, मैं नून को ज्वाइन करता हूँ। जब उसने रिजेक्ट किया फिर ये PTI के पास चला गया। तो ये तो इसकी सियासत है। और फिर जिस अंदाज से उसने कहा कि ये फेक है, झूठ है, फ्रॉड है, तो मैं शाह महमूद कुरैशी को चैलेंज करता हूँ, आए। मैं 1980 में पीपल्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट था। एक कॉलेज का 41वां साल है मेरी पीपल्स पार्टी में। मेरी भाई की शहादत भी है बीवी के साथ पिंडी में। मेरे साथ मुनाजरा करें शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं उनको बताऊंगा कि सियासत क्या चीज़ है। सियासत है इज्जत का नाम, सियासत का नाम है कमिटमेंट, सियासत का नाम है नजरियात। और ये शाह महमूद कुरैशी किस चीज़ की सियासत करते हैं कि कभी एक पार्टी को मेहनत करते हैं, कभी दूसरी पार्टी को मेहनत करते हैं। और आज भी जब इमरान प्राइम मिनिस्टर थी तो भी इसने सो मेनी टाइम ये कोशिश की कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए। जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थी तो भी ये सो मेनी टाइम जरदारी के पास जाके उनको मेहनत कर रहे थे कि गिलानी साहब को हटा दे, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे। तो मैं ऐसी सियासत पे लानत भेजता हूँ सलमान साहब, ये सियासत नहीं है, ये सौदागरी है। और जो लोग सौदागर होते हैं वो इस तरह बात भी करते हैं। अगर इनको बेशक ये बात है कि ये जाली है तो फिर जाए कोर्ट में और कोर्ट में जाए कि इमरान की बेइज्जती हो चुकी है और हमें हमारी बेइज्जती के लिए फेक ऑडियो रिलीज करवा दिया है। दूसरी बात, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। देखिए मेरी बात सुने, क्या ड्यूरिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या इमरान ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से रिक्वेस्ट नहीं की थी कि आप मेरा साथ दें, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन से पीछे हटे? क्या उस वक्त ये नहीं कहा था? ये कब की बात है वैसे? क्या आज सलमान साहब मैं आपको बता रहा हूं, इमरान की सियासत और इमरान की प्राइम मिनिस्टरशिप और इमरान की अपोजिशन की सियासत आप लोग और पूरी दुनिया भी जान चुके हैं कि जो कहते हैं झूठ बोलते हैं। फिर उसने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो कुछ कहा था अपोजिशन में, उसने जो कुछ किया, आज वो जब आप सैलाब आपको ले जाते हैं, बहा के ले जाते हैं, तो आप हर जगह प्रिसाइजली अगर बात कर लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा सर। आप इस ऑडियो को तस्लीम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, कंटेंट को छोड़ें। आप कहते हैं ऑडियो ये सही है, असल है, बिना फॉरेंसिक कराए। देखिए बिल्कुल अगर इनको ये है तो इनको चाहिए कि कोर्ट में ले जाएं इसको। लेकिन मैं आपको बता दूं सलमान साहब कि इमरान से आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। इमरान की सियासत पाकिस्तान की सियासत को बदनाम किया, पाकिस्तान की सियासत को पूरी दुनिया में बदनाम किया, पाकिस्तान के नाम को पूरी दुनिया में बदनाम किया है। मैं कल
तकरीबन 2 दिन पहले मैं अमेरिका से आया हूं। मैंने यूनाइटेड नेशन में स्पीच की थी माइग्रेशन इश्यूज पे। वहां पर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए और उनसे रूस के दौरे के बारे में पूछा तो उसने पाकिस्तान को डिपेंड किया, उसने पाकिस्तान के साबिका प्राइम मिनिस्टर की विजिट को डिपेंड किया, और उसने इसलिए डिपेंड किया कि अगर मैं कहूं कि ये गलत था तो मैं पाकिस्तान को बदनाम करूं। किसी ने इसराइल के दौरे का नहीं पूछा सर आप लोगों से? इसराइल के वाले से कोई सवाल नहीं किया कि अब आज भी बयान आया, ऑफिशियल बयान आया कि 2 पाकिस्तानी सिटीजन तो आप नहीं कह सकते लेकिन ओरिजिन आप कह सकते हैं, लेकिन वो नेशनल है अमेरिकन, और उन्होंने मुलाकात की है, और जो जिनसे मुलाकात की है वो कह रहे हैं कि भाई वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और हमसे बात की है, और ये पहली बार हुआ है तारीख में। ऐसे सवाल से कोई सवाल नहीं किया गया आप लोगों से। सलमान में एक बात बता दूं आपको, आज डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा में इसने जो स्पीच किया है, इसने जो कश्मीर की बात की, इसने जो इजराइल की बात की, ये वो बंदा है जो इसने इजराइल को तस्लीम करने के लिए सो मेनी टाइम इसने कोशिश की है। इसने कश्मीर को भेजा है, कश्मीर की 35 एक्ट जो स्टेटस थी, डिस्प्यूटेड स्टेटस, इसकी हुकूमत पे खत्म हो गई। इसने कश्मीर का सौदा किया, इसने पाकिस्तान का सौदा किया, इसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनहा किया। ये वो बंदा है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बाशूर है, वो इमरान की सियासत को जान चुके हैं। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान है सलमान तो हम सियासत करेंगे। हम अभी भी कहते हैं कि आपने तो एज ए प्राइम मिनिस्टर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है ना, तो मैं ब्रेक से पहले आपसे प्रिसाइसली पूछना चाहता हूं, आपने तो ऑडियो की तस्दीक कर दी है, लेकिन ये बताइएगा जरदारी साहब ने भी कहा है कि जनाब उनसे राब्ता हुआ है, इनसाइड द पार्टी बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बहुत सारे फैसले लेती है, और ये जैसा कि बताया जा रहा है कि अदम एतमाद से पहले किया, तो क्या उन्होंने तस्लीम किया कि खान साहब के हवाले से कोई राब्ता किया गया? देखिए, इस ऑडियो के बाद मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से न मिला हूं और ना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अगर इनकी ये सोच है कि ये गलत है तो इनको जाना चाहिए अदालत में और ये साबित करे कि फेक है। लेकिन दूसरी बात ये है, मैं आपको बता दूं कि क्या नो कॉन्स्टिट्यूशन में एक दफा फिर इस सेंटेंस को रिपीट करता हूं, उस वक्त उसने नहीं कहा था, उसके बारे में भी इमरान बताया ना कि हमने ये कोशिश नहीं की थी कि आप अदम एतमाद के मोशन से पीछे हटे, उस पर भी बात करें। लेकिन मैं समझता हूं सलमान ये बात है, लेकिन आपने तस्दीक किए बगैर इस बात को कंफर्मेशन कर दी है कि ये ऑडियो असली है। खैर सर, मुझे ब्रेक पे जाना है तो मैं अब्दुल कयूम साहब को भी शामिल गुफ्तगू होना। सर, आप लोग आए थे महंगाई को भगाना है, आवाम को बचाना है, तो महंगाई तो सर आप लोगों के आने के बाद बहुत ऊपर चली गई है। परवेज रशीद साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि उस वक्त हालात ऐसे थे कि हमें डिसीजन लेना था, आपके डिसीजन लेने की वजह से खान साहब हीरो बन गए और आप लोग एक ऐसे नहज पर आ गए कि महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। मुझसे हैं जी अब्दुल कयूम साहब। क्या देखें सलमान, ये जो कि महंगाई को कंट्रोल करना है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेने होंगे, और कई दफ़ा जो छोटे टेक्टिकल लेवल पे स्टेप्स होते हैं वो लगता ये है कि ये मुश्किल चैलेंजेस होते हैं, आवाम के लिए भी डिफ़िकल्टी होती है, बट इन दी लॉन्ग रन जो विजनरी लीडर्स हैं वो ये नहीं देखते कि पब्लिक जो है वो किस पॉपुलर डिसीजन क्या है और अनपॉपुलर क्या है, वो ये देखते हैं कि मुल्क के मफाद में कौन सा फैसला है। तो मेरे ख्याल में ये सारी पार्टियों ने भी और सब ने ये कहा है कि ये आपकी जो ऑयल की प्राइस इन्होंने पहले कम की हुई थी, इसको ऊपर करना ज़रूरी है, और इससे हमें जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो कहीं ज़्यादा हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारी प्राइसेस पे भी पड़ेगा, जो IMF से होगा या सऊदी अरेबिया से होगा या चाइनीज से होगा या आपके जो एशियन डेवलपमेंट बैंक या मुस्लिम डेवलपमेंट बैंक के ऊपर जो होगा। तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये अभी 4-5 हफ्तों चले आने वाले वक्तों में बेहतरी हो जाएगी। कयूम साहब हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया। बहरामन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे जनाब, और ब्रेक के बाद और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे मौजूदा सूरत हाल को किस नजर से आप देख रहे हैं, क्या खान साहब की पार्लियामेंट में वापसी होगी, सुप्रीम कोर्ट तो जा रहे हैं एहतजाज के हक के हवाले से बात करने के लिए, साथ साथ अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, तो खान साहब के पास कितने ऑप्शन रह गए और मौजूदा जो हुकूमत है क्या वो अपना टेन्योर पूरा करने की इस वक्त पोजीशन में है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे इन तमाम सवालात के जवाब और ये मकबूल जान साहब से जानेंगे। जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि जनाब खान साहब के पास कितने ऑप्शंस हैं। खान साहब रोजाना आवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, लेकिन एक बात को तस्लीम कर चुके हैं कि जनाब
उनकी उस वक्त तैयारी नहीं थी, लेकिन जब भी हम अपने प्रोग्राम्स में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा को बुलाते थे, पूछते थे कि आप लोगों की तैयारी है, बड़ा जल्दी उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, तो वो कहते थे कि हमें तो आधा घंटे का टाइम दे, हम आधे घंटे के दौरान तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन खान साहब जैसे ही इस्लामाबाद पहुंचे, तमाम रुकावटों को दूर करके उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि उनकी तैयारी नहीं थी। क्या उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियासती मशीनरी को इस कदर इस्तेमाल किया जाएगा? और अब आने वाले वक्तों में खान साहब सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, खान साहब क्या पार्लियामेंट वापस जा सकते हैं, और खान साहब के पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। और ये हमारे साथ मौजूद हैं। और इस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अभी सुनी होगी आपने तकरीर खान साहब की, आज फिर उन्होंने ये बात बोली है कि हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। आपको लग रहा है 6 दिन में से 3 दिन तो गालिबन गुजर चुके हैं, 3 दिन बाद क्या वो डेट देंगे, या फिर आपको लग रहा है कि दोबारा डी चौक की तरफ रवाना होंगे पूरी तैयारी के साथ? मेरे ख्याल है इमरान खान साहब आएंगे और उनका प्लान भी शुरू दिन से यही था, क्योंकि जो मेरी पहली उनसे ईद के अगले दिन मुलाकात हुई थी, उसमें अंदाजा होता था कि वो एक टेम्पो लेके जाएंगे और फिर उसके बाद वहां तक ले जाके फिर वो आगे उसके बाद धरना नहीं देंगे, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर पूरा एक साथ मुख्तलिफ शहरों में अपना करेंगे, अपना जुलूस जलसे करेंगे और फिर एक हफ्ते के बाद फिर वहां आ जाएंगे। उसके बाद फिर अगर ना माना गया तो फिर उसमें जुलूस हफ्ता करेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट को बौखला दी वाली बात है ना, कि हुकूमती मशीनरी जो है ना, अगर पूरे मुल्क के अंदर जलसे जुलूस शुरू हो जाए तो हुकूमती मशीनरी इस काबिल नहीं, कल भी तो खत्म हो गई थी ना। देखिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त फौज के हवाले कर दी जाती है अंडर आर्टिकल 245, तो इसका मतलब ये होता है कि आप नाकाम हो गए। यानी आपकी जो पूरी स्ट्रेंथ है 4 लाख लोगों की, जिसमें रेंजर्स भी हैं, पुलिस भी हैं, बाकी सारी चीजें, वो इस काबिल नहीं रहे कि अब आप जो है लोगों को हैंडल कर सके, और इसलिए आप शहर जो है फौज के हवाले कर देते हैं 245 के तहत। ये तो नहीं, बल्कि CRPC के कुछ दफात है उनके तहत मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हवाले कर देता है। तो बुनियादी तौर पर कल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने तौर पर एक किस्म की नाकाम हो गई है। अगर वो कामयाब होती तो इतना कुछ उन्होंने किया है, और उसके बाद उससे होता था कि इस्लामाबाद में सन्नाटा तारी होता, और मेरा ख्याल है आएंगे दोबारा। लेकिन ये खान साहब तो इस बात को बार कि जनाब कोई डील नहीं हुई, क्योंकि तासुर दिया जा रहा था कि उनकी डील हो गई है। उन्होंने बरमला इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार किया कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई है। लेकिन इतलात होती हैं सबके पास, आपके पास भी शायद ये इतला होगी कि वो समरी एक जो असेंबली तोड़ने के हवाले से है, उस पर सिग्नेचर करा लिया गया था, या ये अफवाह फैलाई गई या कन्फ्यूजन के लिए, क्योंकि फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा होती है। आपके पास क्या इतला इस हवाले से? देखें, एक बात यह है कि तैयारी का अंदाजा तो अब हुआ है, यानी हमें भी नहीं अंदाजा था कि ये जो क्लास है, बर्गर क्लास जिसको हम कहते हैं, वो इतनी आंसू गैस बर्दाश्त कर लेगी, इतनी पुलिस के डंडे बर्दाश्त कर लेगी, इतना लोगों को निकालते निकालते यहां तक आ जाएगी। ये पाकिस्तान में एक और तीसरी या चौथी पार्टी पैदा हुई है जिसका स्ट्रीट पावर आ गई। यानी आप अंदाजा करें, जमात इस्लामी के पास स्ट्रीट पावर एक जमाने के अंदर, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के पास स्ट्रीट पावर होती थी, किसी हद तक MQM की भी थी जब शुरू में, बाद में तो फिर बहुत तरह उनकी पावर हो गई थी। लेकिन अब ये जो क्लास है जिसके अंदर बच्चे भी थे, औरतें भी थे, इन्होंने मार खाई है। और मेरा नहीं ख्याल, मेरी अपनी जिंदगी में, इंसानी जिंदगी में इतने कंटिन्यूसली मतलब आंसू गैस होती थी, हम भी आंसू गैस अपना करते रहे जरूर, लेकिन कुछ देर के लिए की, फिर फासला हो गया, फिर दोबारा की 2 घंटे में करते। लेकिन जो रेगुलर आंसू गैस फेंकी जाती है वो बहुत। फिर सबसे बड़ी बात होती है कि जिस वक्त हुकूमत जो है वो कंटेनर्स लगाती है तो उनकी पहली नाकामी होती है, यानी उनके पास इतनी नफरी नहीं है कि वो लोगों को कंट्रोल कर सके। अच्छा, कंटेनर का मतलब ये होता है कि आप लोगों को एक खास जगह जमा होने से रोक रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके उन लोगों की स्ट्रेंथ आपकी कुव्वत से ज्यादा है, आपकी अहलियत से ज्यादा है। तो ये तो पहले शिकस्त होती है, जब वो लोग पहुंच जाए तो ये दूसरी शिकस्त होती है। अच्छा, जब वो लोग अपनी बात मनवा लें तो दूसरी शिकस्त होती है। तो 2 बात तो नहीं मनवा सके, लेकिन मैं ये नहीं कहता कौन सी हुकूमत हो, जो भी हुकूमत होगी, जो ये 2 चीजों की शिकस्त आ जाए, ठीक है। लेकिन ये जो कवानीन पास कराएं, सर मैं अपने सवाल को आगे बढ़ाता हूं, ये जो कवानीन पास कराए गए हैं और ये इसी इस्लाहात और इसी का जिक्र किया करते थे, इसी की बात करते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट महदूद करना है, ईवीएम की शर्त को खत्म करना है, ईवीएम के तहत इलेक्शंस नहीं होने, ये तो उन्होंने करा लिया। लेकिन इसके साथ साथ एक मुश्किल फैसला लेना था और वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा था, ये भी इन्होंने मुश्किल फैसला ले लिया है और जनाब 30 रुपए इजाफा कर दिया। आपको लगता है कि
कि ये लोग अर्ली इलेक्शंस की बात करें। भी खान साहब खिताब कर रहे थे, उन्होंने वो 3 दिन की 6 दिन वाली अल्टीमेटम वाली बात तो नहीं की। देखिए, जितनी देर भी ज्यादा लेके जाएंगे उतनी देर इनके लिए अपने लिए मसाइल बनेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर एबिलिटी जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो किसी के पास नहीं है इकोनॉमिक प्लानिंग की। आज तक कभी किसी ने, कभी वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने ये नहीं कहा था पेट्रोल की कितने बढ़ाओ सब्सिडी दो। वो कहते ये हैं कि अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर लो, रेवेन्यू इंक्रीज करो, बेशक 10 लोगों को सब्सिडी देते रहो। अब रेवेन्यू इंक्रीज ये कर नहीं सकते, इसलिए कि ये कैसे करेंगे? इनका तो बेसिकली पावर बेस वही है ताजर। अब ताजर को टैक्स कैसे लगाएंगे? इनका पावर बेस है एग्रीकल्चर, जिम्मेदार को टैक्स कैसे लगाएंगे? इनका पावर बेस है प्रॉपर्टी डीलर, जहां 10-10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है प्लॉट के अंदर है। तो अगर आपको वाकई करना है तो आप सब्सिडी के बगैर भी चल सकते थे, लेकिन इकोनॉमिकली ये मुश्किल है। अब इनको आइंदा लगाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा, तो और गालियां खाएंगे। तो जितनी देर रहेंगे उतनी देर, अभी तो कहना भी मजीद पड़ेगा। उसने इमरान खान के वादे थे, ये थे, वो थे, सत्य लोग मानेंगे नहीं। आपको लोगों ने देख लिया है गुज़श्ता तकरीबन 40 दिन के अंदर कि 30 साल का तजर्बा 40 दिन में फेल हो गया, कुछ भी नहीं कर सका। तो असल मसला यह है कि डाउन साइड मुझे नहीं लगता कि एक एग्रीमेंट मुझे पता है कि तकरीबन उन्होंने बीच में शाह खान साहब को इंश्योरेंस भी करवाई थी, उससे पहले भी करवाई थी, लेकिन खान साहब कहते हैं कि मानते नहीं। लेकिन एक बहुत ही अहम शख्सियत के बीच में पढ़ के ये बात कराई, समरी बात नहीं है, जवान की बात थी और ठीक है। लेकिन जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये जो शाहमद कुरैशी साहब ही ये कह रहे थे कि जनाब किसी से अगर डील करनी है, किसी से डील हो रही है तो भाई हमें कॉन्फिडेंस में ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हमें आप कॉन्फिडेंस में ले लें, हमसे तो कोई बात नहीं है। खान साहब इस डील को फिलहाल तो खुद तस्लीम कर नहीं रहे कि जनाब कोई डील हुई है। अभी वो कह रहे हैं कि जनाब मैं दोबारा आऊंगा। तो आपको क्या लगता है जो ये 6 दिन का मामला है, ये तो काफी कैलकुलेटेड है, और ये क्या 6 दिन के अंदर अनाउंस करेंगे? क्योंकि ये 6 दिन की बात उस वक्त हो रही थी जब उन्होंने अनाउंस किया था, अब तो इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। मेरा ख्याल है डील तो कोई, उनका तो मुतालबा है ना कि आप इलेक्शन करवा दें। अब उनका मुतालबा पूरा हो गया हुआ है कि नैब खत्म हो गया, पाकिस्तान में करप्शन जो है वो एक नॉर्म ऑफ द बिजनेस हो गई है। दुनिया में किसी जगह एक जॉइंट करप्ट लोगों की, जिसे कहते हैं ना, मुतालबे के ऊपर नैब को खत्म नहीं किया गया, इस तरह के इदारे को खत्म नहीं किया गया। यानी ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि हमें काम नहीं करने देते, ताजर कहते हैं हमें काम नहीं करने देते। क्या काम नहीं करने देते? आपको सारी जिंदगी गुजारी है, मैं काम नहीं किया, इसी ब्यूरोक्रेसी ने गुजारी, और मैं जिसे कहते हैं टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा था। ठीक है, कैसे काम नहीं होता? मुद्दात काम नहीं कर सकते, वो तो उन्होंने कर लिया। वो तो इलेक्शन में तरमीम करनी थी, वो भी उन्होंने कर ली। अब क्या पीछे रह गया? उनका मुतालबा खत्म हो गया, खान साहब का मुतालबा रह गया। उनको भी पता है कि 4 महीने और गुजार गए तो फिर भूल जाएंगे लोग खान का भी इस मुल्क में बरसे। लोग कहेंगे कि ये जो लेकिन आपको लगता है खान साहब को अब जो मशवरे दिए जा रहे हैं वो कुछ बेहतर मशवरे हैं? खान साहब को कहा था कि आप स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करें, वो स्ट्रीट पावर पर यकीन भी रखते हैं। 2014 में भी उन्होंने धरना दिया, लेकिन अब वो आस्ते आस्ते इंस्टीट्यूशन इदारे जो होते हैं ना उनकी तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि मैं जाके पूछूंगा कि भाई हमें एहतजाज का हक है या नहीं है। हो सकता है पार्लियामेंट में वापसी का भी ऐलान कर दें। इसके अलावा भी दीगर चीजें, वो ऑप्शंस जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ आने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप गुफ्तगू पे ना जाए ना, आप देखिए कि धरने में आप क्या किया? आप धरना नहीं रोक सके ना। आप कहते हैं 20,000 बंदा था, आप 20,000 बंदे को रोकने के लिए आपको फौज बुलानी पड़ेगी। 20,000 बंदे को रोकने के लिए आपको 82 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। 82 20,000 बंदे को रोकने के लिए आपको पाकिस्तान का हर शहर बंद करना पड़ गया। सही है। 20,000 तो आप तो नाकाम है, और फिर भी नहीं रोक पाए। जो गवर्नमेंट 245 के, या देखिए आप सोचें 245 जो है वो बड़ी मुश्किल से बुलाया जाता है, फौज बुलाई जाती है। आप एडमिट करते हैं कि हमसे अब हालात संभाले नहीं जा सकते, तो फिर आप ये सब मामला करते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। अब इसराइल के हवाले से काफी ज्यादा बात की जा रही है। खान साहब ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम कर सकती है। अच्छा, खान साहब की हुकूमत थी तो अपोजिशन ये इल्जाम लगाती थी कि खान साहब इसराइल से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, फिर ये कहा जाता था इसराइल से एक तैयारा भी आया। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तानी निजात कुछ अमेरिकन ने, जो कि पाकिस्तानी नेशनल हैं, पाकिस्तानी बॉर्न हैं, लेकिन अमेरिकन नेशनलिटी भी रखते हैं, उन्होंने मुलाकात की है। ये माजरा है क्या, मामला है क्या? इसराइल की बाज़गश्त एक बार फिर से सुनाई दे रही है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब वाला, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से इस्राइल के हवाले से बाज़गश सुनाई दे रही है। खान साहब ने अभी खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने कहा कि ये हुकूमत इस्राइल को तस्लीम करने जा रही है। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ। खान साहब के इस दावे से पहले, जब खान साहब वजीर आजम हुआ करते थे, उस जमाने में भी अपोजिशन ये बात कहती थी कि खान साहब इस्राइल को तस्लीम कर लेंगे। आज खान साहब मौजूदा हुकूमत पर यह इल्जाम लगा रहे हैं। क्या जनाब इस्राइल का जो मामला है या इस्राइल का जो नाम है या इस तरह से जो बात की जाती है हमारी कौमी सियासत में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए की जाती है? आपको याद होगा इससे पहले भी कहा गया था कि इस्राइल से तैयार आया, वो पाकिस्तान में लैंड हुआ, उस वक्त खान साहब जो है वजीर आजम थे। आज फिर ये बात कही जा रही है क्योंकि जनाब इस्राइल की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तानी निजात अमेरिकन ने उनसे मुलाकात की और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी पाकिस्तानी ने उनसे मुलाकात की है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो आप इस्राइल का दौरा नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी और मुल्क के नेशनल होंगे तो आप फिर वहां पर जा सकते हैं, भले आप ओरिजिन पाकिस्तान के क्यों ना हो। इसी पर मजीद बात करेंगे। साबिक सफीर है डॉक्टर जमील अहमद साहब इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जमील साहब, ये बताइएगा, ये इस्राइल की बाज़गश्त एक बार फिर सुनाई दे रही है। अगर किसी ने मुलाकात की होगी और वो पाकिस्तान ओरिजिन जरूर होगा लेकिन वो नेशनल अमेरिकन होगा, तो क्या उसको इस जुमरे में लिया जाएगा कि पाकिस्तानियों ने मुलाकात की है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर कोई अमेरिकन नेशनल है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर हमारे मुल्क में दो चीजों से अगर इज्तनाब किया जाए, खासतौर पर सियासत में, अगर फॉरेन पॉलिसी के मामलात और खासतौर पर हसास मामलात जो हैं उसमें अगर सियासतदानों को एक ब्रीफिंग दे दी जाए और साथ साथ मईशत के मामले में अगर थोड़ी यकसुई हो जाए तो काफी हमारे मुकद्दर कोई बेहतर होना शुरू हो सकते हैं। चले मैं अब आ जाता हूँ आपके सवाल के जवाब में कि अगर वो पाकिस्तानी निजात अमेरिकन हैं तो उन पर अमेरिका का कानून अप्लाई होता है। अगर उनके पास नाइकॉप है पाकिस्तान का, तो हाँ, पाकिस्तान का भी किसी हद तक उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन उनकी है पाकिस्तान पर। तो ये तो रही एक बात। रहा सवाल ये कि किस प्लेटफॉर्म से गए हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तो वो जिस तरह के मंजरियाम पर बात आई है वो सिविल सोसाइटी ग्रुप है, और वो ग्रुप जिसके के 3 दफातर हैं, एक बहरीन में, एक यूएई में और एक इजराइल में, और वो बेसिकली लॉ बेस्ड ग्रुप है जो कि अमेरिका और पाकिस्तान की लॉबी भी करता है, दावा करता है कम से कम। और वही अब इजराइल का विजिट जो पिछले माह की 15 तारीख को, बल्कि इसी माह की 15 तारीख को विजिट किया, और उसको आज किसी और ने नहीं, इजराइल के प्रेसिडेंट ने डायवो में खुद बता दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि ये ऐसा हुआ है। देखिए, अब इजराइल को तो इस वक्त इब्राहिम अकार्ड के बाद उनकी पूरी कोशिश यही है कि बाकी मुस्लिम ममालिक भी उसे तस्लीम कर लें और उनसे सफारती ताल्लुकात रख लें। एक इससे पहले भी हमारी इंगेजमेंट जो सामने आई और ऑफिशियली हुई वो थी कसूरी साहब के जमाने में, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, जनरल मुशर्रफ का जमाना था। उस वक्त टर्की में बाकायदा मुलाकात हुई। वो एक ऐसी चीज थी जो कि मंजर-ए-आम पर ऑफिशियली आ गई थी। बाकी पसे पर्दा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इशारे तो मिलते हैं। अब रहा सवाल कि किस जुमरे में ये हो रहा है, जाहिर है कि टर्की ने 10 साल के बाद दोबारा अपने ताल्लुकात बढ़ा लिए। टर्की मुस्लिम उम्मा का और ओआईसी का एक बहुत कलीदी मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है, जिसने इजराइल को सबसे पहले तस्लीम किया। सऊदी अरब जिसने अपनी फौजें तबूक में इजराइल के खिलाफ लगा रखी थी, और हमारे हम भी मतलब एक लिहाज से उस जमाने में सऊदी अरब में हमारी अस्करी कुव्वतें और वहाँ मौजूद थी, तो उससे हटकर अभी सऊदी अरब जो है वो पसे पर्दा रह के बाकी अपने गल्फ कंट्रीज को इशारे दे रहा है, क्योंकि यूएई में कभी भी इब्राहिम अकार्ड पर साइन नहीं करते अगर सऊदी अरब की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं होता। और उसके साथ साथ बाकी ममालिक, मोरक्को हो गया, सूडान हो गया, बाकी लोग हो गए। लेकिन हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है, हमें हमारे इजराइल से क्या लेना देना। इजराइल से ना हमारी बॉर्डर मिलती है, ना इजराइल से हमारी कोई डायरेक्ट हमारी कोई चपकलिश है, ना कोई क्लैश है। हमारा मसला तो ये है कि भाई फलस्तीनियों का, ओआईसी का भी एक पहला एजेंडा है। कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि फलस्तीनियों के हवाले से इजराइल को किसी साथ वो दोस्ती नहीं करना चाहते थे, लिहाजा हम उसी चीज की तकलीद कर रहे हैं। और हमारा उससे हटकर और सबसे बड़ा अहम पहलू है, जिसको कि हमारे लिए बहुत हसास पहलू भी है और हमारे दिल के करीब भी है, और वो है कि अगर आज हम इजराइल को तस्लीम भी बफर्ज महल कर लेते हैं
तो फिर हमारे कश्मीरी भाइयों का और फलस्तीनी भाइयों का क्या बनेगा? अगर हमने इजराइल को तस्लीम कर लिया तो फिर हमारे मतलब फलस्तीन का मामला वो चला जाएगा बिल्कुल पसे पुश्त हमेशा के लिए। और उसी प्रिंसिपल पर कश्मीर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन को 5 रेजोल्यूशन ऐसे हैं तो फलस्तीन के लिए कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। हमारे पास कोई 8 रेजोल्यूशन कश्मीर के ऐसे हैं जिस पर कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो हमारा मसला हमारा बड़ा एक संजीदा है। उस लिहाज से इस मामले को जब भी हम डिस्कस करते हैं, जाहिर है हम एक आज़ाद शहरी हैं, लेकिन मुल्क की हसासियत के मामला को जहन में रखते हुए अगर इसको डिस्कस करें तो ये चीजें उलझेंगी नहीं। और कम से कम फॉरेन पॉलिसी को, फॉरेन मिनिस्ट्री को इस मामले में हमारे गाय बगाए ये नाम आता क्यों है पाकिस्तान की सियासत में? और जैसे कि आपने कहा कि हमारे नजरियात का वाला मामला है, फलस्तीनियों को हक दिलाने वाली बात है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात की थी, पाकिस्तान का वैसे में मौक़िफ़ ये है, तो फिर ये पाकिस्तानी सियासत में क्यों ये बार बार आती है? एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए? देखिए, एक दूसरे को नीचा आपने बिल्कुल इशारा सही समझ किया, अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा एक दूसरे को नीचा भी दिखाना, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग के लिए ज्यादा ये बात की जाती है। हमारी सियासत में तो फॉरेन पॉलिसी को फार्म पा के बहुत ज्यादा रगेता जाता है। हाँ, जहाँ हमारे मुल्क की मफाद की बात हो, जहाँ वो समझें कि भाई मुल्क के मफाद को कोई गुजन पहुंच रही है तो फिर जरूर बात कर रहे हैं उसको। लेकिन आम इसको एक ऐसे पैराहे में न बात की जाए कि पॉइंट स्कोरिंग के लिहाज से बात की जाए। तो लिहाजा इसमें सिर्फ यही इतनी सी बात सोचने की है कि दुनिया जिस जगह पर जा रही है, क्या हम इजराइल से अगर किसी की कोई बात हो भी रही है पसे पर्दा किसी लॉबिस्ट के जरिए, जिस तरह की अनीला अली है, वो इसको लीड उन्होंने किया है, पाकिस्तानी ओरिजिन की है, अगर ऐसी बात हुई भी है फर्ज महल और हो भी रही है अगर किसी आशीर्वाद के तहत, तो उसमें जो आगे चल के बात होनी चाहिए वो यकीनन हमारे पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि जनाब ताकत का महवर पार्लियामेंट ही होता है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।